everyone. So we are going to start a new chapter, the origin and the evolution of Earth from our first book, Fundamental of Geography. ठीक है. सो हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इन्होंने एक पैरा दिया जिसमें इन्होंने बोला है कि हम नर्सरी में एक पोइम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो क्या हम अभी तक ये पता कर पाए हैं कि हमारे स्टार की फॉर्मेशन कैसे हुई है, कैसे हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, कैसे हमारे सन की फॉर्मेशन हुई है. सो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को पढ़ेंगे. सबसे पहले इन्होंने एक पैरा में ये बताया हुआ कि ओरिजिन कैसे हुई अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने डिफरेंट फिलोसफीज़ दी हैं, थ्योरीज़ दी हैं पुट फॉरवर्ड. इसमें भी दो थ्योरीज़ आती हैं. फर्स्ट है अर्ली थ्योरीज़ में क्या कहा गया है. ओके. सो कहते हैं कि काफ़ी सारे जो हाइपोथेसिस थे, ये डिफरेंट फिलोसोफर या साइंटिस्ट थे, वो अर्थ की ओरिजिन के बारे में दे रहे थे. उसमें से एक जर्मनी के एक फ़िलोसोफर थे जिनका नाम था इमैनुअल कैंट. ठीक है. इन्होंने एक फ़िलोसफी दी जिसको आगे जाके लैपलेसे ने क्या किया, 1796 में मैथमेटिशियन थे, इसको थोड़ा रिवाइज्ड किया, इसमें थोड़ी एडिशन किए और इसको हम क्या कहते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन मतलब उस टाइम पे सन की नई फॉर्मेशन हुई थी हाइड्रोजन एंड हीलियम की रिएक्शन के बाद. तो उसमें क्या हुआ, उसके आसपास क्या था, जैसे दिस इज़ अ सन के आसपास क्या था, काफ़ी सारा क्लाउड का फॉर्मेशन था. ठीक है. क्लाउड की फॉर्मेशन थी और वो क्या करके बना के रखी हुई थी, उन्होंने एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना के रखा होता है, एक स्लोली रोटेटिंग डिस्क था. ठीक है. 1900 में कैम्बेरियन जो आए और एक मोल्टन नाम के दो साइंटिस्ट और आए. इन्होंने क्या बोला कि इसी सन के पास क्या हुआ, एक वेंडरिंग स्टार आया. वेंडरिंग स्टार मतलब ऐसे ही घूम रहा था स्काई में, तो वो इसके पास से गुजरा. वेंडरिंग होता है ऐसे भटकना, तो ये इसके पास से गुजरा. जैसे इसके पास से गुजरा तो उसकी ग्रेविटी क्या हुई, सन के ऊपर इन्फ्लुएंस की. ये जो स्टार था इसकी ग्रेविटी सन के ऊपर इन्फ्लुएंस हुई. उस ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, जो उसका थोड़ा सा क्लाउड का जो हिस्सा था वो अपने साथ लेके चला गया. और जैसे उसने अपने साथ लिया तो वहाँ पे क्या है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना, सिगार लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम. तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर बना. सो इसमें आगे क्या था, रुको, वहाँ पे सिगार लाइक स्ट्रक्चर बना. मैं इसे मिटाती हूँ, रुको. देखा, उन्होंने बोला वहाँ पे क्या बना, एक सिगार लाइक स्ट्रक्चर बना, ऐसा एक सिगरेट लाइक का स्ट्रक्चर बना. लाइक ये सन है, यहाँ पे आसपास क्या है, बहुत सारी क्लाउड है. रुको मैं पूरा सन बना के दिखाती हूँ आपको. ये सन है और इसके अराउंड क्या है, काफ़ी सारी ये हो क्या रहा है. सो हुआ क्या कि ये सन था, इसके आसपास बहुत सारा क्लाउड था. जब इसके पास से ये स्टार गुजरा तो इसकी ग्रेविटी का इफेक्ट इसके ऊपर हुआ. जब ये निकल गया इसके पास से यहाँ से, तो इसने पीछे क्या बनाया, एक सिगार लाइक स्ट्रक्चर बनाया. सिगार लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जैसे सिगरेट को जब आप जलाते हो तो उसके बीच में से जो धुआं निकलता है ना, वैसा कुछ स्ट्रक्चर बना, क्योंकि उसके आसपास क्या था, क्लाउड था, गैसेस थी. तो वो सिगार लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, नेबुलर हाइपोथेसिस. ये थ्योरी किसने पुट फॉरवर्ड की थी, इसको हमें 1900 में कैम्बेरियन ने और मोल्टन ने ये क्या किया था, आगे ये थ्योरी हमें दी थी. ओके. उसके बाद क्या हुआ, अब जो स्टार था वो तो वहाँ से गुजर चुका था. तो उसके बाद क्या हुआ, जब स्टार चला गया तो वो जो एक्सटेंशन थी वो उससे डिफरेंट होगी और उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो सन के रिवॉल्व होना शुरू होगी. उसे क्या करना शुरू कर दिया, उसने चक्कर लगाना शुरू कर दिया सन के आसपास, क्योंकि उसकी ग्रेविटी अब उस जो हमारा सिगार लाइक फॉर्मेशन हुआ था उसके ऊपर सन की ग्रेविटी पड़ रही थी. उसी के ग्रेविटी के वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि उसने सन के अराउंड उस एक्सटेंशन ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होने लगी. और जब वो धीरे धीरे ठंडी होगी तो उसमें क्या हुआ, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होगी. ओके. उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, एट अ लेटर डेट द आर्ग्यूमेंट कंसिडर्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन कोएग्जिस्टिंग. उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि सन के साथ और भी कुछ कंपेनियंस जो हैं वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. ये जो आर्ग्यूमेंट थी, हमें इसका नाम दिया है बाइनरी थ्योरीज. 1950 में ऑटो नाम का एक साइंटिस्ट था और एक रशिया का साइंटिस्ट था, कार्ल विजास्कर, कुछ ऐसा नाम है इनका. जर्मनी के थे, एक रशिया का था, एक जर्मनी का था. इन्होंने न्यूबलर हाइपोथेसिस को थोड़ा और एलेबोरेट किया.
जिस एलेबोरेशन में इन्होंने क्या कहा, दे कंसीडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला, मतलब इसी जो हमने पहले हमारी सिगार एक्सटेंशन वाली थ्योरी की, इसको इन्होंने थोड़ा और एलेबोरेट किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली, जो सन है, सोलर नेबुला है, जो सन है उसमें जो सोलर नेबुला उसके आसपास जो गैसेस हैं वो मोस्टली क्या कंटेन कर रही है, हाइड्रोजन और हीलियम कंटेन कर रही हैं। ओके, जिनके बीच में वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या हो रही है, लगातार कोलिजन हो रही है, कोलिजन हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है। फ्रिक्शन क्या होती है, अपोजिंग फोर्स, ठीक है, वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, वो एक दूसरे में उनमें कोलिजन हो रही है, टकराव हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उनके कारण एक डिस्क लाइक की स्ट्रक्चर हमारे सन के अराउंड बन गया हुआ। जैसे उन्होंने बोला था पिछले में कि क्लाउड है कौन से फॉर्म में है, डिस्क लाइक शेप में है। तो मतलब उसमें कोलिजन और फ्रिक्शन के कारण उन्होंने एक उसमें क्या दे दिया, उसमें रीज़न दे दिया। पहले उन्होंने डायरेक्ट बोला था ना कि क्या है, उसके अराउंड हमारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है क्लाउड का, बट अभी इस टाइम पे इन्होंने क्या बोला कि वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर किसके कारण हो रहा है, जो हाइड्रोजन और हीलियम में क्या हो रही है, कोलिजन हो रही है और फ्रिक्शन हो रही है, कोलिजन हो रही है और फ्रिक्शन हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। और उसमें कॉन्टिन्यूस एक्सरेशन होने के कारण, एक्सरेशन क्या होता है, एक्सरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच क्या होता है, जैसे ये एक पहाड़ है, उसके ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल पड़ते जा रहे तो उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी टाइम के अनुसार, कुछ सालों के बाद, कुछ करोड़ों सालों के बाद। मतलब एक के ऊपर एक लेयर बनते जाना, जिससे पहले थोड़ा डस्ट पार्टिकल होगा, उसके ऊपर एक और लेयर बनी, एक और लेयर बनी, एक और लेयर बनी, उससे क्या हुआ, एक प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हो गई। ओके, ये पूरी क्या थी हमारी अर्ली थ्योरी। उसके बाद हमने की है मॉडर्न थ्योरीज। जो हम पढ़ेंगे वो है मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में क्या था कि काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे जब अर्ली थ्योरीज दे दी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ लेटर एक और थ्योरीज आगे पुट फॉरवर्ड की, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, होवेवर साइंटिस्ट इन द लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रैदर देन द अर्थ और द प्लैनेट्स द मोस्ट, मतलब पहले उन्होंने बताया कि कैसे अर्थ बन रही थी, कैसे प्लैनेट। अब इस बार की थ्योरीज में क्या था कि उन्होंने पूरी यूनिवर्स की फॉर्मेशन बताई, ये छोड़ के कि अर्थ कैसे बढ़ी या प्लैनेट्स कैसे बढ़े। जो इसमें सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आगे आता है उस थ्योरी का क्या नाम है, उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। ओके, एक सेकेंड, उस थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी, और इट आल्सो कॉल्ड एज ए एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जिसने आगे पुट फॉरवर्ड किया था उसका नाम था एडविन हम्बल इन 1920। एडविन हम्बल ने क्या किया था, सबसे पहले 1920 में ये थ्योरी दी थी, और इसे प्रूव करने के लिए उसने क्या क्या यूज़ किया, एक बैलून का यूज़ किया, जिसमें उसने बोला कि जैसे हम बैलून को फुलाएंगे, जैसे उसमें हवा डालेंगे, तो उसमें क्या, अगर हम दो बाग लगा दें, जैसे एक बाग मैंने ये ए लगाया और दूसरा ये बी लगाया, तो जब हम उसमें हवा डालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे वो फूलता जाएगा। मगर इस थ्योरी में एक थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे हम बैलून को फुला रहे थे, तो ये जो हमारा ए पॉइंट था ये खुद भी एक्सपैंड कर रहा था। तो ये जो थ्योरी है ये पार्शियली एक्सेप्ट की जाती है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया जाता, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमारे गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, बट जो गैलेक्सीज है वो इटसेल्फ नहीं इंक्रीज़ कर रही। ओके, सो इन्होंने क्या बताया कि बिसाइड द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द यूनिवर्स on the balloon, the point themselves expanding, this is not in accordance with the fact. Scientists believe that through the space between the galaxies increase कर रही है, galaxies के बीच में जो space है वो increase कर रही है, but observation जो दी गई है ये सपोर्ट नहीं करती कि जो हमारी galaxies है वो भी क्या कर रही है, expand कर रही हैं। ठीक है, सो ये partially correct चीज़ है। उसके बाद इन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ आगे कहता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है इसमें इन्होंने सबसे पहले स्टेज क्या दी है, इन बिगनिंग ऑल द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बल्ब। मतलब पहले जितना भी मैटर था यूनिवर्स में वो किसी एक प्लेस में एग्जिस्ट करता था और एक छोटी सी बॉल के रूप में था, मतलब बहुत छोटी सी बॉल थी, एक ऑटम था, हम कह सकते हैं ऑटम था, और उसमें क्या था, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा छोटा था और टेम्परेचर उसका इतना ज़्यादा था जिसकी मतलब इन्फिनाइट था।
और इन्फिनाइट ही उसकी डेंसिटी थी। अचानक क्या होता है, बिग बैंग होता है। बिग बैंग का मतलब एक्सप्लोड होता है। वो एक्सप्लोड होने के साथ क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसमें से निकलती है, ह्यूज एक्सपेंशन होता है। और ये जो बिग बैंग है ये आज से कितने साल पहले हुआ था, 13.7 बिलियन एगो, मतलब पीछे हुआ था। एक्सपेंशन जो था वो कंटिन्यू हो रहा है। मतलब ये जो बिग बैंग है ऐसा नहीं अभी ख़त्म हो गया, अभी भी ये जो है बिग बैंग एक्सप्लोजन जो है वो होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो रही थी किस में, मैटर में। और इसके साथ क्या हो रहा है, जो इसी के कारण हम क्या बताते हैं कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है हमारे यूनिवर्स का, हमारे गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस का, ये इसी बिग बैंग जो अभी भी एक्सप्लोर होता जा रहा है उसके कारण हो रहा है। और इससे क्या होता है कि जो एनर्जी जो एक्सप्लोजन में बाहर आती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड देयर वाज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आफ्टर द बैंग। मतलब ये जो हमारा एक्सप्लोजन था वो इतनी कम सेकंड में हो गया था, मतलब इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हुआ था। और उसके बाद ही क्या होने लगा, जो हमारी एनर्जी है वो मैटर में, मतलब वो मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग द फर्स्ट आटम बिगेन टू फॉर्म। मतलब 3 मिनट के अंदर ही पहला आटम क्या था, फॉर्म हो गया था। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप। मतलब इतने सालों के बाद क्या हो गया, पहले बहुत इन्फिनाइट टेम्परेचर था, फिर टेम्परेचर कितना ड्रॉप कर गया, 4500 केल्विन। एंड गेव अ राइज टू द एटॉमिक मैटर। पहले 3 मिनट में आटम बढ़ गया और जब इतना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो उससे क्या, एटॉमिक मैटर जो है वो फॉर्म होना शुरू हो गया और यूनिवर्स क्या करने लगा, ट्रांसपेरेंट होने लगा। अब आगे देखेंगे कि हमारे अर्थ का यूनिवर्स जो था, मतलब हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो था वो कैसे ट्रांसपेरेंट हुआ, अर्थ की फॉर्मेशन। तो यही जो बिग बैंग की थ्योरी है, जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है हमारी गैलेक्सीज के बीच में, ये इसको सपोर्ट करती है। बट एक और थ्योरी पुट फॉरवर्ड की गई है हॉले के द्वारा, जो बताता है कि हमारे जो गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ये ए है ये बी है, इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी इंक्रीज हो ही नहीं रहा, ये एक स्टेडी स्टेट में है, मतलब एक स्थिर स्टेट में है। स्थिर होता है स्टार, मतलब जो जिसकी पोजीशन चेंज ना हो वैसे स्टेट पे है। हाउएवर जो ज़्यादातर जो हमारे एविडेंस है वो हमारे पिछले बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही आए हुए हैं। तो इसी थ्योरी को हम क्या करते हैं, मॉडर्न थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे स्टार की फॉर्मेशन क्या जो हुई। ओके, सो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो था मैटर का और एनर्जी का वो इवन नहीं था। जब हमारी एक्सप्लोजन बिग बैंग हुआ तब जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इवन नहीं था। मतलब जब एक्सप्लोजन हुआ, जब बिग बैंग हुआ तो कुछ एनर्जी कई जगह ज़्यादा एनर्जी में मैटर में कन्वर्ट हो गई, कई जगह कम हुई। तो उसके डिफरेंस के कारण क्या होने लगा, उसके डिफरेंस के कारण जो उनकी डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसने क्या करने लगा, जो बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो छोटे मैटर को अपनी ओर खींचे जा रही थी, तो उससे एक्यूमुलेशन होने लगा और उससे क्या हुआ, एक बिगर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया जिसे हम गैलेक्सीज कहते हैं। और गैलेक्सी कंटेन करती है बहुत सारे नंबर ऑफ स्टार्स में। गैलेक्सीज क्या कंटेन करती है, काफ़ी नंबर ऑफ स्टार्स में। गैलेक्सी जो स्प्रेड होती है वो बहुत सारे डिस्टेंस में स्प्रेड होती है, बहुत एरिया कवर किया होता है, और जिसे हम 1000 लाइट ईयर्स में बोलते हैं। मतलब लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर कोई लाइट की वो नहीं है कि कैसे लाइट ट्रेवल करती है या कुछ। लाइट ईयर हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, मगर टाइम को मेज़र नहीं करते इसके साथ। लाइट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट कितने में ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸, ठीक है, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड में। और हम कंसिडर करते हैं जो डिस्टेंस होता है लाइट विल ट्रैवल इन 1 ईयर इज़ टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। जो 1 साल में पूरा लाइट हमारा ट्रैवल करती है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। इनडायरेक्टली अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो लाइट ईयर क्या है, हमारे डिस्टेंस को मेज़र करने का एक टेक्निक है। ओके, एक सेकेंड, हमारे डिस्टेंस को मेज़र करने की एक टेक्निक है। एंड देन इन्होंने क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंजेस फ्रॉम 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर। जो हमारी डायमीटर देखा जाता है किसका, गैलेक्सीज का, वो कितना है, 80,000 से 1 लाख, 1.5 लाख तक, मतलब 150 तक जो हमारा लाइट ईयर है, इतना हमारा डायमीटर देखा जाता है एक इंडिविजुअल गैलेक्सीज का। एक गैलेक्सी जो है वो कैसे फॉर्म होना शुरू हुई, गैलेक्सी फॉर्म होना शुरू होती है जब एक्यूमुलेशन होता है हाइड्रोजन गैस का। मतलब बहुत सारी हाइड्रोजन गैस थी और इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड। मतलब हाइड्रोजन गैस थी और उसने क्या बनाया हुआ था, एक क्लाउड बनाया हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। जब वो नेबुला क्या करने लगे,
उन्होंने क्या किया, जब एक से ज़्यादा नेबुला कंबाइन हुए तो उन्होंने क्लम्प्स ऑफ गैसेस बना दिए। क्लम्प्स ऑफ मतलब ऐसे पहले ऐसे नेबुला था, काफ़ी सारी गैसेस थी। जब ये दो डिफरेंट ऐड होना शुरू हो गए तो उन्होंने क्या बनाया, क्लम्प्स ऑफ, मतलब एक टाइप का ज़्यादा से ज़्यादा डेंस गैसेस का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। जब क्लम्प्स ऑफ गैसेस और बड़े बड़े बनने लगे और डेंसर होने लगे तो उन्होंने क्या किया, एक स्टार की फॉर्मेशन करना शुरू होगी। अगर इनडायरेक्टली हम बोलें तो हुआ क्या, ऐसे एक सेकेंड, अगर डायरेक्टली हम बात करें तो हुआ क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस थी। ओके, हाइड्रोजन गैस ने क्या किया, क्लाउड की फॉर्मेशन की। पहले हाइड्रोजन गैस अलग अलग थी और जब वो दो हाइड्रोजन या कुछ हाइड्रोजन गैसेस कंबाइन हुए होंगे तो उन्होंने क्लाउड का फॉर्मेशन किया। जब क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई तो उन्होंने क्लब्स बनाना शुरू किए। जब दो क्लाउड्स मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, क्लब्स बनते हैं। मतलब क्लाउड जब कंबाइन होने लगे तो उन्होंने क्लब्स बनाना शुरू किया। जब क्लब्स डेंस होने लगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लब्स डेंस होने लगे तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने स्टार की फॉर्मेशन करना शुरू कर दी। ओके, ये तो था इसका सिंपल सा ओवरव्यू। अब हम देखेंगे कैसे हमारे जो प्लैनेट्स की जो फॉर्मेशन आगे होना शुरू होती है। तो होता क्या है, द फॉलोइंग आर कंसिडर टू द स्टेजेस इन विच द प्लैनेट्स आर, मतलब स्टार के डेवलपमेंट होने के बाद कैसे हमारे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होना शुरू होगी। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद अ नेबुला, जो हमारे स्टार्स हैं वो एक लम्प्स ऑफ गैसेस है, मतलब वो गैसेस का एक जत्था है जिसके बीच में क्या है, नेबुला भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, मतलब जो सेंटर में क्या हुआ है, सेंटर पे बहुत सारी गैसेस है, उसके कारण उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। अंदर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है जिसके कारण क्या हुआ है, उसका एक कोर डेवलप हुआ है जिसको हम नेबुला कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कोर ऑफ द गैसेस ऑफ द क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क उसके अराउंड होगी हुई है। एक ह्यूज मतलब बीच में एक कोर है और उसके अराउंड क्या है, एक डिस्क का फॉर्मेशन हुआ है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, मतलब अंदर की ओर मैक्सिमम जो है वो अंदर की ओर जाता जा रहा है, अंदर की ओर जाता जा रहा है, और उसके कारण एक नेबुला का फॉर्मेशन हुआ और उसके अराउंड एक उस ग्रेविटेशनल डिफरेंस के कारण क्या करने लगी, जो कुछ गैसेस थी उसके अराउंड रोटेट करने लगी। जब वो रोटेट करने लगी तो उसने क्या फॉर्म किया, एक डिस्क का फॉर्मेशन किया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, हमारे नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, जो ये गैस क्लाउड थे ये कंडेंस होना शुरू हो गए। जैसे जैसे टाइम बीता गया तो उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर का ड्रॉप होना शुरू हो गया, और जब टेम्परेचर का ड्रॉप होना शुरू हो गया तो ये जो गैसेस थी हमारी ये कंडेंस होना शुरू होगी। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि बीच में सारा जो मैटर था वो बीच की ओर जा रहा था, जिस अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी चीज़ बाहर की गैसेस थी वो अट्रैक्ट किए जा रहा था और अंदर की ओर जा रहा था, और उसमें एक नेबुला का फॉर्म हुआ, मतलब कोर का फॉर्मेशन हो गया। जब वो कोर का फॉर्मेशन हो गया अब वो कंडेंस होने के बाद सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया था। ओके, एंड दीज स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन डेवलप्ड इन विच इज कॉल्ड एज ए प्लैनेटिज्मल्स। प्लैनेटिज्मल्स कहते हैं हम इसे। और ये क्या है, कोहिजन क्या होता है, पहले कोहिजन हम जानेंगे। कोहिजन एक फोर्स होती है दो सेम ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे दोनों हाइड्रोजन गैसेस थी, दोनों हाइड्रोजन के आटम थे, इन दोनों के बीच में जो सेम फोर्स होगी, मतलब सेम आटम्स के बीच में या सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी हम उसे कोहिजन फोर्स कहेंगे। मतलब ये क्या होने लगा था, जब कोर की डेवलपमेंट होगी तो स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहिजन डेवलप्ड इनटू, मतलब ये क्या होने, दो चीज़ें अब ये दो सेम है, इनके बीच में कुछ फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, ये दोनों कोलाइड करना शुरू कर जाएंगे, कोलाइड करना शुरू कर जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होने लगा था, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन, मतलब दो छोटे छोटे मिलके बड़ी चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे थे, बड़ी बिगर बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे थे, और उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लैनेटिज्मल्स। ओके, लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन्स, मतलब यही जो कोहिजन के कारण, सेम फोर्स के कारण पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन हो रही थी उसके कारण एक प्रोसेस हो रहा था जिसको हम कहते हैं प्लैनेटिज्मल्स। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये फाइनल स्टेज में दीज लार्जेस्ट और स्मॉल प्लैनेटिज्मल्स एसोसिएट टू फॉर्म अ फ्यूर। पहले छोटे छोटे मिले और कोलिजन के कारण उन्हें प्लैनेटिज्मल्स बनाए, फिर प्लैनेटिज्मल्स और फर्दर कोलाइड होना शुरू हो गए और उसके कारण क्या हुआ, एक्यूमुलेशन होने लगी, मतलब एक के बाद एक लेयर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, जिसके कारण क्या हुआ, इन द एंड हमारे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होगी। सो आज हमने देखा कैसे हमारे स्टार्स की फॉर्मेशन हुई, कैसे हमारे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई, और जो हमारी मॉडर्न थ्योरी थी इट्स ऑल अबाउट
अबाउट द बिग बैंग थ्योरी, कैसे हमारी बिग बैंग थ्योरी होती है, कैसे एक्सप्लोजन होता है एक स्मॉल से एटम का, जिसका बहुत ही ज़्यादा क्या था, टेम्परेचर था और बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी थी, मगर उसका वॉल्यूम क्या था, बहुत कम था वॉल्यूम, मतलब उसने कितनी स्पेस ली हुई थी वो बहुत ही कम था। वो अचानक एक्सप्लोड होता है, जिसके कारण क्या होना शुरू होता है, हमारे प्लैनेट्स की, हमारे स्टार्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। पहले स्टार्स की फॉर्मेशन हुई और स्टार्स की फॉर्मेशन के बाद हमने देखा कैसे लम्प्स ऑफ गैसेस ने कोर बनाया, कोर बनने के कारण कोलिजन हुई, कोलिजन होने के बाद प्लैनेटिस्मल्स बड़े, प्लैनेटिस्मल्स भी फर्दर क्या करने लगे, कोलाइड करने लगे एंड देन दे फॉर्म अ प्लैनेट्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई। ओके, सोलर सिस्टम क्या है और क्या मतलब क्या इसकी पूरी कितने प्लैनेट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज़ को हम अभी देखने वाले हैं। अब सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 प्लैनेट, इसमें कितने हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। अगर इसको याद करना हो तो इसका एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है जिसको हम कहते हैं माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ओके, सो इसके कारण क्या होता है, हम इसे जल्दी लर्न कर सकते हैं, जैसे मार्स, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इस तरीके से सारे लर्न करना हो तो इस ट्रिक को याद करते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ओके, और जस्ट के बाद जितने भी सारे प्लैनेट्स आते हैं उसको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं और उसके पहले वाले का क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ओके, और सोलर सिस्टम के कितने प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स हैं और 10th जो प्लैनेट है 2003 में पाया गया है अभी फिलहाल। इट हैज़ बिन रिसेंटली साइटेड द नेबुला फ्रॉम विच अवर, जिस नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम बना है उसको स्टार्टेड टू कोलैप्स, उसने कोलैप्स करना, एक दूसरे के साथ कोलैप्स, कोलिजन होने के बाद जो कोर की फॉर्मेशन हुई वो कब हुई, आज से 5.6 बिलियन ईयर अगो पहले होना शुरू हो गई थी। एंड प्लैनेट्स वाज फॉर्म, प्लैनेट्स कब बने, आज से 4.6 बिलियन। ये कुछ टर्म्स हैं, इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये सारी क्या है, सिर्फ एक इमेजिनरी चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट ने पता लगाई नहीं है, मतलब सोचा होगा कि इतने साल पहले बनी होगी। और सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, उसमें एक सन है, 2 प्लैनेट्स है, 63 मून्स है, बिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडीज है, एस्ट्रॉइड्स है, कोमेट्स है एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ क्या है, डस्ट एंड ग्रेन है। ओके, आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। जैसे मैंने बोला ना उसको लर्न करने के लिए बाई वेरी एफिशिएंट मदर, तो मदर तक का क्या है, सारे इनर प्लैनेट्स है। बाई वेरी एफिशिएंट मदर ये जो है सारे एफिशिएंट मदर तक ये क्या है, इनर प्लैनेट, मार्स, वीनस, अर्थ और ये जितने भी है क्या है, ये हमारे क्या है, इनर प्लैनेट्स है। मतलब क्या क्या इनर प्लैनेट्स है हमारे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, ये इनर प्लैनेट्स है, ये सारे इसके साथ। और उसके बाद जो यस सर्व्ड अस नूडल्स, इसके साथ क्या हम करते हैं, आउटर प्लैनेट्स लर्न करते हैं। आउट ऑफ द 9 प्लैनेट मरकरी, मार्स, ये इनर प्लैनेट्स है। एज दे लाई बिटवीन द सन एट द बेल्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड, मतलब यहाँ पे कुछ बेल्ट है, यूपिटर के पहले कुछ एस्ट्रॉइड की बेल्ट है, यूपिटर के पहले एस्ट्रॉइड की कुछ बेल्ट है। जैसे यहाँ पे यूपिटर है सबसे बड़ा प्लैनेट, इसके पहले काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। इसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सन है, जितने भी प्लैनेट, इनको क्या बोलते हैं, हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके बाद जितने भी प्लैनेट क्या है वो आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। ओके, इन प्लैनेट्स को हम एक तो आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं एंड मतलब पहले वाले को इनर प्लैनेट्स बोलते हैं और उसके बाद वालों को क्या बोलते हैं, हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। अल्टरनेटिवली हम ये जो पहले इनर प्लैनेट्स हैं उनको हम क्या भी बोल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं। जैसे अर्थ की एक सरफेस है ना, रॉक से बनी हुई, मेटल्स है, इसमें कुछ डेंसिटी है इनकी अपनी अपनी, मतलब यहाँ पे एक सरफेस है। और उसी इनर प्लैनेट्स को या तो इनर प्लैनेट्स बोलेंगे या टेरेस्ट्रियल मतलब उस पर एक सरफेस है। ओके, ये बोलेंगे। और दूसरे को क्या बोलेंगे, जोवियन या गैस, मतलब बाकी सारे तो सरफेस है, उसको रॉक से बने हुए हैं और दूसरे वाले किससे बने हुए हैं, गैस के साथ बने हुए हैं और उसे योवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। जो जाइंट मतलब बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े इसीलिए भी है क्योंकि गैस अभी क्या हुई है, अभी गैस का एक प्रॉपर नेबुला बनने के बाद, कोलिजन या कंडेंसेशन उनके बाद उनकी एक प्रॉपर सरफेस नहीं बनी है। जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं ना वो साथ साथ जुड़े होते हैं, गैसेस है उनके पार्टिकल दूर दूर है, इसी के कारण वो एक बड़े शेप के भी है, जैसे हमारा जुपिटर वगैरह डिफरेंट प्लैनेट्स।
बोल रहा है कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, वो उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिक है और मेनली किससे बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। मेनली हीलियम और हाइड्रोजन के साथ उसका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और ये जो सारे प्लैनेट्स थे इनकी फॉर्मेशन एक ही साथ हुई है 4.6 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये समझा, मेनली इन्होंने हमें बताया क्या डिफरेंस है हमारे टेरेस्ट्रियल और जोवियन। कुछ तो हमने देख लिया ना कि एक में सरफेस है और दूसरा गैसेस के साथ बना है, एक बड़ा है एक छोटा है। और कुछ भी डिफरेंसेस इन्होंने बताया हुआ है, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन अ क्लोज विसिनिटी ऑफ अ पेरेंट स्टार, इट वाज अ टू वार्म फॉर द गैसेस टू कंडेंस टू अ सॉलिड पार्टिकल। कहता है मेनली सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये हमारा सन है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसके अंदर जो भी प्लैनेट्स है ये बहुत पास है सन के। इसके कारण क्या हुआ, जो गैसेस थी वो कंडेंस होना शुरू होगी और कंडेंस होने के साथ उन्होंने बारिश की होगी। बारिश होने के साथ क्या होने शुरू हो गया वहाँ पे, पहले इवेपोरेट हुई, फिर कंडेंस हुई और वहाँ पे बारिश होने के कारण क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने लगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने लगा तो वो जो गैसेस पार्टिकल थी वो थोड़ी नीचे जाने लगी और उसका एक्यूमुलेशन होने लगा। एक्यूमुलेशन के होने के साथ क्या हुआ, उन्होंने सॉलिड फॉर्म लेना शुरू की। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद वाले जो प्लैनेट है ये थोड़े दूर है, तो वहाँ पे कंडेंसेशन या इवेपोरेशन वाला वो प्रोसेस हुआ नहीं, जिसके कारण वो सॉलिड की फॉर्मेशन करते, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्म तो यही है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो क्लोज विसिनिटी में है पेरेंट स्टार, मतलब हमारे सन के पास है, वहाँ पे काफ़ी सारा वार्म टेम्परेचर है, जिसके कारण क्या हुआ है, जो गैसेस है वो कंडेंस हो गई है सॉलिड पार्टिकल्स में। और जो जोवियन वाले हैं वो काफ़ी दूर है, फर्दर अपार्ट है, और जिसके कारण क्या हुआ है कि वो थोड़ा दूर ही रह गया और उसके कारण उनमें कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं हुआ और जो वो सॉलिड में फॉर्म हुई नहीं। सेकंड है, जो हमारा सोलर विंड है वाज द मोस्ट इंटेंस नियर द सन, सो इट्स ब्लू ऑफ लॉट ऑफ गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो सन के पास वाले प्लैनेट्स हैं, मेनली जो सन के पास वाले प्लैनेट्स हैं, जो सन के पास वाले प्लैनेट्स हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, जो सन के पास वाले प्लैनेट्स हैं उसमें सोलर विंड्स चल रही है। सोलर विंड्स चलने के कारण क्या होता है कि वो जो गैसेस थी हमारे सन में, मतलब सन के पास वाले प्लैनेट्स के ऊपर जो गैसेस का फॉर्मेशन था, ये सोलर विंड्स क्या है अपने साथ उठा के ले जाती है। इसीलिए भी कुछ गैसेस की वहाँ पे कमी हो गई और जिससे उनका साइज जो है वो डिक्रीज़ हो गया एज़ कम्पेयर टू हमारे जोवियन वाले से, जो टेरेस्ट्रियल वाले प्लैनेट्स है, ओके। एट द सोलर विंड वॉज नॉट एट ऑल इटेंस एट अ जोवियन प्लैनेट्स, जिससे कारण क्या हुआ, हमारे रिमूवल नहीं हो पाया गैसेस का फ्रॉम जोवियन प्लैनेट्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है आर स्मॉलर एट द लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनका साइज़ भी छोटा है, जिसके कारण क्या हो गया, उनकी ग्रेविटी उतनी नहीं है जो उसके आसपास की गैसेस है वो उसको अट्रैक्ट करके अपने पास रख सके। उसका साइज़ छोटा होने के कारण उनकी ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कम होने के कारण वो जो गैस पार्टिकल्स है उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, उनका जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू हमारे जोवियन प्लैनेट्स के कम है। टॉपिक इस मून। मून की फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। कहता है मून जो है वो ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ में, ठीक है। ये अकेली नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब ये नेचर द्वारा एक सैटेलाइट, और सैटेलाइट क्या होती है, जो चीज़ दूसरी किसी चीज़ के अराउंड रोटेट करती है उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। और मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। लाइक द ओरिजिन ऑफ अर्थ देयर हैव बीन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड। जैसे हमने ये बताया कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, वैसे ही हमने कुछ हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अटेम्प्ट किए कि कैसे मून की फॉर्मेशन हुई। 1838 में सर जॉर्ज ड्रेविन ने क्या किया, ये इनिशियली सजेस्ट किया कि जो अर्थ और मून थे पहले एक सिंगल बॉडी थी, एक सिंगल बॉडी थी। अर्थ भी एक ही था और मून भी एक ही था, मतलब पहले एक बॉडी थी, ठीक है। एंड रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, और ये बहुत तेज़ी से क्या करती थी, रोटेट करती थी। द होल मास बिकेम अ डम्बल शेप बॉडी, और इसकी जो शेप थी वो कैसी थी, एक डम्बल शेप था। डम्बल जैसे हम जिम में यूज़ करते हैं ना, वैसा कुछ शेप था इसका। तो इवेंचुअली इट ब्रोक। उसके बाद क्या हुआ, पहले ये एक ही बॉडी थी और उसके बाद ये टूट गई और इससे क्या हुआ, दो बॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ। मून जो है वो डिफरेंट सेपरेट हो गया एंड अर्थ जो है वो डिफरेंट सेपरेट हो गया और अर्थ के ऊपर एक खड्डा बन गया इस तरीके से।
यहाँ पे पहले मून था, ये जब सेपरेट हो गया तो ये एक डिफरेंट चीज़ रह गई, एंड ये एक डिफरेंट, ये मून डिफरेंट हो गया। ये जो खड्डा बना इसको हम आज के टाइम में क्या कहते हैं, ये पैसिफिक ओशन है। ओके, हाउएवर द प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट आइदर ऑफ द एक्सप्लेनेशन, मगर जो आज के साइंटिस्ट हैं वो इस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते। इट इज़ नाउ जनरली बिलीव्ड दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून एज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज आउटकम ऑफ जाइंट इम्पैक्ट। आज के टाइम पे कौन सी थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है, वह जाइंट इम्पैक्ट। जाइंट इम्पैक्ट में क्या हुआ, कहते हैं जो अर्थ है उसके साथ टकराया एक मार्स से 3 गुना ज़्यादा बड़ा प्लैनेट। मतलब ये अर्थ थी और ये मार्स है, मार्स का 3 गुना, मार्स का जो साइज़ है उससे 3 गुना बड़ा प्लैनेट जो है वो अर्थ के साथ टकराया, उसे हम कहते हैं जाइंट इम्पैक्ट। और टकराने से क्या हुआ कि कुछ पार्ट जो है वो अर्थ का डिफ्रेंशिएट हो गया, कोलाइड होने के बाद क्या हो गया, निकल गया उससे, और जिससे मून का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, a body of a size of one of the 3 times that of mass collide into the earth sometime shortly after the earth was formed, and it's blasted a large part of earth into the space, and this portion of the blasted material that contributed to the orbit of the earth and eventually formed into the present moon around 4.44 billion। पहले ये चीज़ हुई, जैसे ही अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो उससे कुछ बड़ा, 3 टाइम बड़ा मार्स, मतलब मार्स का जितना साइज है उससे बड़ा 3 टाइम एक चीज़ उसके साथ टकराई, जिससे कुछ पार्ट जो है वो अर्थ का डिफरेंट हो गया और वो उसके चक्कर लगाने लगा, जिसको हम आज के टाइम पे नेचुरल सैटेलाइट का नाम देते हैं। और ये आज से 4.44 बिलियन ईयर अगो पहले मून का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, ऑफ अर्थ। तो इसमें इन्होंने बोला है, क्या आप जानते हैं कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ था वो इनिशियली कैसा था, एक बंजर ज़मीन थी और उसके ऊपर काफ़ी सारे रॉक्स थे, एंड इसका जो टेम्परेचर था वो काफ़ी हाई था, मतलब हॉट टेम्परेचर था। और इसमें जो एटमॉस्फेयर था वो थिन था और मेनली क्या कंसिस्ट करता था, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, हाइड्रोजन एंड हीलियम कंसिस्ट करता था। ये जो आज के दिन की हम अर्थ की पिक्चर देखते हैं, जो प्रेजेंट डे पिक्चर है हमारी अर्थ की, पहले ऐसा अर्थ नहीं था, काफ़ी चेंज आया है इसमें। और ये कोई शॉर्ट टर्म चेंज नहीं है, काफ़ी टाइम के बाद आया है। जो हमारा रॉक बैरन या हॉट अर्थ है वो कैसे चेंज हो गई एक ब्यूटीफुल प्लैनेट्स में जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, और इसका जो कंडीसिव एटमॉस्फेयर है आज के टाइम में ये एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ को क्या है, फेवर करता है। मतलब कैसे हमारी अर्थ जो है एक बैरन रॉक की और हॉट टेम्परेचर जिसके ऊपर मेनली क्या एग्जिस्ट करता था एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये कैसे चेंज हुई एक ऐसे प्लैनेट में जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत सारा पानी है और यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। In the following section, you will find out how the period between 4600 million years and the present led to the evolution of life on the earth। ये चीज़ आप कहाँ से देखोगे कि कितना टाइम लगा, 4600 मिलियन टाइम ईयर्स का टाइम्स लगा, कैसे हमारी अर्थ के ऊपर एवोल्यूशन हुई लाइफ की। द अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो हमारी अर्थ है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, लेयर स्ट्रक्चर, मतलब कोर मेंटल और ये वाला जो क्रस्ट कोर मेंटल वाला सिस्टम है, इसमें क्या है, एक लेयर स्ट्रक्चर। फ्रॉम द आउटमोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। मतलब हमारी अर्थ में, जैसे अर्थ है इसमें फ्रॉम स्टार्टिंग से जो बीच वाली लेयर या उससे भी बीच वाली लेयर है उसमें जो मैटर एग्जिस्ट करता है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं है, उन सभी की डेंसिटी डिफरेंस है, उनमें सब मतलब उसका जो मटेरियल है मेनली क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज़ अ लीस्ट डेंसिटी, जो हमारा ऊपर एटमॉस्फेयर है हमारे लिथोस्फेयर के ऊपर, इसकी सबसे कम डेंसिटी है। इसकी डेंसिटी मतलब ये जो पार्टिकल्स इसके आसपास है ये एक दूसरे के साथ कम बीच में काफ़ी स्पेस छोड़ के कंबाइन हुए हैं, और जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी वो पास जुड़े होंगे। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें जो पार्टिकल्स हैं जो एटम या मॉलिक्यूल जो भी हैं ये क्या है, दूर दूर है एक दूसरे से, इनमें लीस्ट डेंसिटी है। एंड द अर्थ इंटीरियर हैज़ अ डिफरेंट जोन, और हमारे अर्थ के बीच में एक डिफरेंट जोन्स हैं। डीलिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, कैसे लिथोस्फीयर की डेवलपमेंट हुई। कहता है जो अर्थ है वो मोस्टली वोलेटाइल स्टेट है ड्यूरिंग इट्स प्री मॉर्डिनल स्टेज।
कहते हैं जब स्टार्टिंग का टाइम था, जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, उस टाइम पे अर्थ जो था वो वोलेटाइल स्टेट में था। वोलेटाइल स्टेट का मतलब है वो वेपराइज, कोई भी कंपाउंड जो जल्दी से वेपर की फॉर्म ले ले उसे वोलेटाइल स्टेट में कहते हैं। मतलब उस टाइम पे थोड़ा लिक्विड टाइप में था हमारा अर्थ और वो वोलेटाइल स्टेट में था। ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीज। जैसे जैसे हमारा इंक्रीज़ होता गया डेंसिटीज़ में, जैसे जैसे डेंसिटीज़ में इंक्रीज़ होता गया, उससे क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू हो गया। एज ए रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड, जो मटेरियल इनसाइड था, स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज़। मतलब डेंसिटीज़ डिफरेंस के साथ क्या होने लगा, हमारा जो मटेरियल था वो डिफ्रेंशिएट होने लगा। जो हाइयर डेंसिटी वाली चीज़ें थी वो अलग होने लगी और जो लोअर डेंसिटी वाली चीज़ें थी वो अलग होने लगी। लाइक इन्होंने एग्जांपल दिए जैसे आयरन। आयरन काफ़ी हैवियर मेटल है और इसमें क्या होता है, ये सिंक करने लगा मतलब नीचे की ओर जाने लगा। इसलिए कहते हैं जो हमारा कोर है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन है, क्योंकि वो एक हैवियर मेटल है जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे, और ये क्या करने लगा, सिंक करने लगा उस टाइम पे कोर, सेंटर ऑफ अर्थ की टूवर्ड, एंड द लाइटर वन टू मूव अपवर्ड। और जिनकी डेंसिटी कम थी वो ऊपर जाने लगी। जैसे वुड की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाती है। इसमें उस वुड की कोई एग्जांपल नहीं है, बट वुड की डेंसिटी कम होती है, जब उसे पानी में डुबाओ तो वो ऊपर जाती है। और वैसे ही जो हमारा आयरन वगैरह था उस टाइम पे जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी वो नीचे जाने लगी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज़ होने लगा और सॉलिडिफाई होने लगी, कंडेंसेशन प्रोसेस आने लगी वहाँ पे। क्योंकि जो अर्थ था उस टाइम पे उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, तो वोलेटाइल स्टेट के कारण क्या हो रहा था, वो वेपराइज हो रहा था। और वेपराइज में एवापोरेशन का प्रोसेस आता है। एवापोरेशन से वहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद बारिश होने के कारण उसका टेम्परेचर टाइम के साथ क्या होने लगा, कम होने लगा। बट उसके बाद जब मून की फॉर्मेशन हुई एक जाइंट इम्पैक्ट के कारण, तो वो टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ कर गया। जब टेम्परेचर उस टाइम पे इंक्रीज़ किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, during the formation of moon, due to the giant impact, the earth will further heat up. It's through the process of differentiation, the earth forming material goes separated into a different layer. जिसमें क्या हुआ, हमारे different layers की formation हुई। differentiation is a process जिसमें क्या होता है, different density वाले material जो है वो differentiate होने लगते हैं। और differentiation को हम ऐसे भी बोलते हैं setting down of matter according to the density। मतलब अलग अलग मैटर का अपने लेयर फॉर्म कर लेना अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर पार्ट वी हैव अ लेयर लाइक क्रस्ट, मेंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है हमारी अर्थ। सो कुछ इस तरीके से था, जैसे ये मैग्मा है, इस टाइम पे ये मैग्मा है और इसमें क्या होने लगा, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो नीचे की ओर जाने लगी थी, जिसकी कम थी वो ऊपर फ्लोट करने लगा था। तो ये तो उसकी एग्जांपल होगी। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको क्रस्ट कोर मेंटल की। सो जाइंट इम्पैक्ट के बाद क्या हुआ, जब डिफ्रेंशिएशन हुई, जो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की चीज़ें थी वो डिफ्रेंशिएट होने लगी, तो फिर कुछ इस तरीके की लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ। लाइक ये इनर कोर है, आउटर कोर है, उसके बाद ये लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन है, ये एस्थेनोस्फीयर का, ये आगे अगले वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, मेंटल। और ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हुई क्रस्ट कोर मेंटल की। ये ऊपर वाला पूरे को क्रस्ट कहते हैं हम। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर्स। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का कैसे फॉर्मेशन हुआ। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारे अर्थ में स्टार्टिंग में जो एटमॉस्फेयर था उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा मेनली नहीं थी। अभी का जो हम एटमॉस्फेयर देखते हैं उसमें मेनली क्या चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वी विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अगले वाले चैप्टर में करेंगे। देयर आर 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर। आज का जो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ है इसमें 3 स्टेजेस मानी जाती है। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्री मॉडर्नल एटमॉस्फेयर। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या हुआ, कैसे हमारा लॉस होता है एटमॉस्फेयर जो पहले का था। इन सेकंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जो अंदर का हमारा काफ़ी ज़्यादा कोर में टेम्परेचर था उससे कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ एटमॉस्फेयर का। एंड फाइनली द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद कैसे फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस हुआ जिससे हमारा आज का जो एटमॉस्फेयर है वो बना है। तो कुछ इस तरीके से था हमारा पहला का एटमॉस्फेयर लाइक दिस।
सबसे पहले था अर्लियस्ट एटमॉस्फेयर, जो पहले का एटमॉस्फेयर है 4.6 बिलियन ईयर अगो की बात है, जब यहाँ पे जो द अर्थ वाज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर अगो फ्रॉम अ हॉट मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैसेस एंड इट हैज़ बीन नो एटमॉस्फेयर एट दैट टाइम। उस टाइम पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। व्हेन द अर्थ स्टार्टेड टू कूल डाउन द एटमॉस्फेयर वाज फॉर्म्ड, जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा तो उसके साथ क्या होने लगा, हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होने लगा। सेकंड जो स्टेज आती है वो ये वाली है। इस स्टेज में क्या था, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ड्रॉपलेट ऑफ मीथेन प्रेजेंट इन द एयर शॉन द अर्थ इन अ ग्लोबल हेज। ऑक्सीजन वाज ओनली प्रेजेंट इन सम कंपाउंड लाइक वाटर। ऑक्सीजन उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी, मेनली क्या प्रेजेंट थी, मीथेन थी, और जिसके कारण ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था हमारे ग्लोब पे। एंड द ऑक्सीजन जो थी वो मेनली किस में प्रेजेंट थी, वाटर लाइक मटेरियल कंपाउंड्स में प्रेजेंट थी। जो हमारा वाटर था उसी में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ऐसे फ्रीली ऑक्सीजन जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। मैं मेनली अगर बताऊं तो पहले क्या था, सिंपल एक अर्थ था, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या हो रहा था, वहाँ पे इवेपोरेशन होना शुरू हो गई। जैसे इन्होंने बोला मेनली क्या था, मीथेन था उस टाइम पे, इवेपोरेशन होना शुरू हो गई। इवेपोरेशन होने के कारण क्या होने लगा, बारिश होने लगी। जब बारिश हुई, क्लाउड के फॉर्मेशन हुई, तो इसका जो टेम्परेचर था अर्थ का वो डिक्रीज़ करने लगा। अर्थ के टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के कारण डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस हुआ, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ अर्थ में, ठीक है, ऐसे लिथोस्फीयर बनी थी हमारी। फिर उसके बाद जब मून का यहाँ पे ये अलग हुआ, मून इससे जाइंट इम्पैक्ट के बाद, तो उसमें फिर से टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो फिर फर्दर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, तो अबेंडेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गई थी। जैसे ये इन्होंने बोला ऑक्सीजन बूम एंड द एज ऑफ ऑक्सीजन, काफ़ी सारी ऑक्सीजन आने लगी थी। जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया था सेकंड स्टेज में, जैसे बुक में लिखा हुआ था, जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया था तो उसके कारण क्या होने लगा था, पानी भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गई। उसके बाद क्या होने लगा, हमारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसके बाद हमारी लाइफ का फॉर्मेशन क्या हो गया था, अर्थ पे हो गया था। जो स्टार्टिंग का टाइम था, इन्होंने बोला जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एंड हीलियम था, जिसको बाद में, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो हमारे इनर प्लैनेट्स थे वो सन के पास है, उसमें सोलर विंड्स के कारण क्या होता है, उसने क्या किया था, हाइड्रोजन और हीलियम जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था वो सोलर विंड्स के कारण क्या होने लगा था, वो उसने अपने साथ उड़ा के ले गई थी। एंड दिस हैपन नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्थ, ये सिर्फ अर्थ के केस में नहीं, ये सारे टेरेस्ट्रियल मतलब इनर प्लैनेट्स में था, ठीक है। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ अर्थ, गैसेज एंड वाटर वेपर्स वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ, वही चीज़, and this started the evolution of present atmosphere. The early atmosphere largely contained water vapor था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। बट जैसे जैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता गया एंड कंडेंसेशन होती गई, तो वहाँ पे पानी में ऑक्सीजन का अबंडेंस बढ़ने शुरू हो गया। and the process through which the gases was outpoured from the interior called degassing. degassing का प्रोसेस वही है जो अर्थ का हो रहा था, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर जब डिक्रीज़ कर रहा था तो वो गैसेस ही थी जो बाहर जा रही थी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीगैसिंग, जिसके कारण इवेपोरेशन दैन क्लाउड की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद बारिश हुई। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डीगैसिंग। एंड कॉन्टिन्यूस वॉल्केनिक एरप्शंस के कारण भी क्या हो रहा था, वाटर वेपर्स और गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा था टू द एटमॉस्फेयर। एज द अर्थ कूल्ड, द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस, वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू हो गया। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गेट डिजॉल्व इन अ रेन वाटर एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज causing more condensation and more rain, and the rain falling on the surface got collected in a depression to give a rise to the oceans। मतलब जो डिप्रेशंस थे, जैसे हमारा जाइंट इम्पैक्ट हुआ था उसमें जो डिप्रेशन बने थे, तो जो ये सारा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बाद जो भी हमारा प्रोसेस के बाद जितनी भी बारिश पड़ रही थी, ये किस में जाके कलेक्ट हो रही थी, ये कलेक्ट हो रही थी उस डिप्रेशंस में। एंड द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द सर्फेस कलेक्टेड इन डिप्रेशन, एंड इससे ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। एंड द अर्थ ओशन वाज फॉर्म्ड विद इन अ 500 बिलियन ईयर अगो, पहले फॉर्मेशन हो गई थी। जैसे ही अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद 500 मिलियन के बाद क्या हुआ, हमारे ओशंस की भी फॉर्मेशन हो गई। एंड दिस टेल्स दैट द ओशंस आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर अगो, इतनी इसकी टाइम बताया जाता है। सम टाइम अराउंड 3800 मिलियन ईयर अगो लाइफ बिगेन टू इवॉल्व, और इतने सालों के पहले, आज से इतने साल पहले हमारे अर्थ के ऊपर जो लाइफ का फॉर्मेशन था वो होना शुरू हो गया। अराउंड
2500 to 3000 million year ago the present the process of photosynthesis जो थी वो होना शुरू हो गई थी and the life was confined to the ocean from a long time. ओशन तक ही थी, पहले ओशन में ही था क्योंकि पानी के अंदर ही सिर्फ लाइफ का फॉर्मेशन था. ये सिर्फ ओशन तक ही कन्फाइंड थी क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ उसी में प्रेजेंट थी. And ocean began to have a contribution oxygen through the process of photosynthesis क्योंकि ocean के अंदर ही photosynthesis हो रही थी. Eventually ocean was saturated with the oxygen and 2000 million year ago oxygen began to flood in the atmosphere. उसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन का फ्लड होने लगा एटमॉस्फेयर के ऊपर. लास्ट टॉपिक इज़ ओरिजिन ऑफ लाइफ. कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ अर्थ के ऊपर. द लास्ट फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट टू द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. इट्स अनडाउटली क्लियर दैट द इनिशियल और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ. ये फेवर नहीं करता था कि इस पे लाइफ का एग्जिस्टेंस हो. मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए काइंड ऑफ केमिकल. आज के जो साइंटिस्ट हैं ये क्या मानते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है हमारे अर्थ के ऊपर ये एक केमिकल कंपाउंड की रिएक्शन के कारण होता है विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक. पहले कैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक molecule बना and then assemble them and this assemblage was such that they could duplicate themselves. और ये assemblage ऐसा था कि ये जो compound का में जो reaction हुई उसने पहले एक complex compound बनाया, complex molecule बनाया और वो complex molecule ऐसा था कि वो खुद को duplicate कर सक रहा था, ठीक है, and duplicate हो सक रहा था and converting inanimate matter और एक matter में convert हो रहा था वो living substance में. and the record of the life that exists on the planet in different period is found in rock in the form of fossils. जो रिकॉर्ड ऑफ लाइफ का जिससे हमें पता चलता है कि लाइफ कितनी पुरानी है वो कहाँ से पता चलता है, जो फॉसिल एग्जिस्ट करते हैं रॉक्स में. द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ. उसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमें दिखता है जो आज का ब्लू एल्गा है उसके साथ का है. दैट आर मच ओल्डर दैन दीज वाज. इतने साल पुराना है वो. and it can assume that the life began to evolve sometime. लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ, आज से कुछ 3800 मिलियन ईयर अगो पहले. एंड द समरी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ फ्रॉम अ यूनिसेल्युलर. सो समरी क्या है कि हमारा फॉर्मेशन हुआ एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा वगैरह से. और आज का जो मॉडर्न मैन है वो एवोल्यूशन के बाद बना है. This is all about this chapter, origin and evolution of earth. Please subscribe.